नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में हैं और आज दौरे का तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात किए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हाईवे और ऑल वेदर रोड पर नितिन गडकरी के साथ चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मिले हैं सीएम। दूरसंचार से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की मांग की गई है। वहीं मुरली मनोहर जोशी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तो सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी आज मुलाकात हुई है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये कि नेशनल हाईवे और ऑल वेदर रोड पर चर्चा हुई नितिन गडकरी के साथ। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात हुई है। खासकर दूरसंचार से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई और सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की मांग की गई है। मुरली मनोहर जोशी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में हैं और आज दौरे का तीसरा दिन है। और आज उनकी मुलाकात एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री से हुई। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिले हैं। वहीं नितिन गडकरी से नेशनल हाईवे को लेकर बात हुई। ऑल वेदर रोड पर चर्चा की गई है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिले और सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की मांग की है। उत्तराखंड प्रदेश से मैं बहुत स्नेह करता हूँ और वहाँ का प्रभारी भी रहा हूँ। जब खडूरी जी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, इसलिए वो प्रदेश आगे बढ़े मेरी हमेशा शुभकामना रहती है। आज माननीय रावत जी के साथ मैंने उनको शुभकामना दी, आगे बढ़े। मुख्य चर्चा हुई पूरे उत्तराखंड को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ग्राम पंचायतों तक जाने के संबंध में। तो मैं चाहता हूँ वो काम पूरा होना चाहिए। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पहाड़ में दूर दूर गांव हैं वो ऑप्टिकल फाइबर प्रभावी रूप से आ जाएगा तो जनोपयोगी सेवा प्राप्त करने में और सुविधा होगी। तो इसीलिए हमारे विभाग के पदाधिकारी, सेक्रेटरी सब आए थे, उनके पदाधिकारी थे। तो हम लोगों ने कुछ फैसला किया है, 2-3 दिन में और चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी। दरअसल बेहद अहम मुलाकात थी। प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तीरथ सिंह रावत की ये पहली मुलाकात है जो प्रधानमंत्री से वो मिले हैं। काफ़ी देर तक बात हुई, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक उनकी बात हुई है। और बात होने के बाद अब प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री की खासी रुचि है और उसी को लेकर के वो लगातार प्रयासरत हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ लंबी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की। 2022 को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी, इसको लेकर बात हुई है। उत्तराखंड के विकास को लेकर के भी बात हुई है। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम के दौरे के बाद उत्तराखंड को कई सौगातें मिल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में बड़ी राहत दी है। पैकेजिंग की दुकानें, कपड़े की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स की दुकान भी खुलेंगी। तो चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर भी खोलने की अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल्स की दुकानें भी खुलेंगी। 8 जून और 11 जून को सुबह 8 बजे से ये दुकानें खुलेंगी। दोपहर 1 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिली है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि जिस तरीके से कोरोना केसेस
में कमी देखने को मिल रही है और ऐसे में उत्तराखंड में भी अब कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। और कोरोना कर्फ्यू पर सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया है। 15 जून तक जारी कोरोना कर्फ्यू पर भड़के हैं धस्माना। राशन की दुकानों को 2 दिन खोलने की अनुमति को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने की छूट दी है तो आप समझ लीजिए बीजेपी सरकार की जो प्राथमिकता है वो शराब है। देखिए, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार ने पिछले लॉकडाउन में भी सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने का काम किया और इस बार भी 3 दिन शराब की दुकान और 2 दिन राशन की दुकान। गजब है साहब, आपकी दृष्टि, आपका विजन, आपकी सोच साफ प्रदर्शित हो रही है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। शराब की दुकान आपकी प्राथमिकता है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी शराब की दुकान सबसे पहले खोली और अब तीरथ सिंह रावत जी ने भी शराब की दुकान 3 दिन और राशन की दुकान 2 दिन। देखिए, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी में युवा सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्टी कार्यालय में करीब 36 से अधिक युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में एनएसयूआई, एबीवीपी और संघ से जुड़े युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कर्नल अजय कोटियाल और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन लेकर चल रहे हैं जिसमें युवाओं का समर्थन मिल रहा है। ये उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो गए और 2 बार कांग्रेस, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन किया है और इन 20 सालों में जो उत्तराखंड के निर्माण के लिए जो मूलभूत मुद्दे थे, जिन विषयों पर ये उत्तराखंड राज्य की अवधारणा सामने आई थी कि उत्तराखंड राज्य क्यों बनना चाहिए, तो वो मूलभूत अवधारणा आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में युवा शक्ति महत्वपूर्ण होती है और कभी भी जब हम बदलाव की बात करते हैं, किसी परिवर्तन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे युवा वर्ग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आम आदमी पार्टी का भी मानना है और आम आदमी पार्टी का एक सपना है कि जो हम उत्तराखंड में पुनर्निर्माण, उत्तराखंड नवनिर्माण की बात कर रहे हैं उसमें युवाओं की भागीदारी रहने वाली है। आज उसके प्रथम चरण में काफ़ी संख्या में युवाओं ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आपदा प्रभावित गांव को लेकर मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक की है। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के विधायक और आपदा सचिव मौजूद रहे। धन सिंह रावत ने बताया कि इस 1 साल में 22 गांव का विस्थापन हो गया है। उन्होंने कहा कि 11 जिलों के विधायक बैठक में आए थे। 17 तारीख को एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। जिन जिलों से सुझाव आएगा हम 100% उस गांव का विस्थापन करेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने धन सिंह की पहल की सराहना की है। भरत सिंह चौधरी जी ने छुट्टी ले रखी, उनको जाना था, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक हुई है। से तो आप देख रहे हैं मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ, सदन में आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन मैं आज मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उनको जो है महीना भर वो आपदा मंत्रालय मिला हुआ तो उन्होंने आज एक बैठक बुलाई, तो एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मैं चाहूँगा पहल के साथ कार्रवाई भी हो। से तो आप देख रहे हैं मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ, सदन में आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन मैं आज मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उनको जो है महीना भर वो आपदा मंत्रालय मिला हुआ तो उन्होंने आज एक बैठक बुलाई, तो एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन विभिन्न आपदाओं से गुजरता रहता है और 2012-13 में, 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसमें कि 225 गांवों को विस्थापन के लिए एक लिस्ट बनाई गई 2015 में, और जिसमें सर्वाधिक जो है विस्थापन के लिए 73 गांवों को जो है प्रस्ताव दिया गया था जिलाधिकारियों के द्वारा कि 73 गांवों का विस्थापन किया जाएगा। और इस 1 साल में हमने 22 गांवों का अभी तक विस्थापन हो चुका है और बाकी जिन जिन गांवों का विस्थापन होना है उनका काम भी जो है गतिमान चल रहा है। और
वहीं देहरादून में मंत्री हरक सिंह रावत ने विधानसभा में पेंशन प्रकरण पर आज पहली बैठक ली। इस बैठक में उप समिति के सदस्य मंत्री बंशीधर भगत, मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। बताते चले कि 1 अक्टूबर के बाद प्रदेश में नॉन पेंशन योजना लागू हुई है, जिसके बाद प्रदेश में सरकारी सेवाओं में आए कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन उनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र देरी से प्राप्त हुआ। ऐसे में वो पेंशन योजना से वंचित हैं। प्रदेश के अंदर 1 अक्टूबर 2005 के बाद प्रदेश के अंदर पेंशन योजना लागू हुई, नॉन पेंशन योजना लागू हुई। 1 अक्टूबर 2005 के बाद जो भी प्रदेश में सरकारी सेवा में आया है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे हजारों मामले हैं कि जो रेगुलर सर्विस में या उनका अपॉइंटमेंट लेटर 1 अक्टूबर 2005 के बाद है, लेकिन उसी विज्ञप्ति के आधार पर एक ही विज्ञप्ति निकली, चाहे प्राइमरी स्कूल में थी, चाहे एलटी की थी, चाहे लेक्चरर की थी, या किसी भी विभाग में देश के अंदर। वहीं राजधानी में 9 जून से शराब के ठेके खुलने के पहले शराब का स्टॉक चेक किए जाने के साथ ही रजिस्टर और ठेके में उपलब्ध शराब चेक की जाएगी। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं। शिकायत मिली थी कि बंद शराब ठेकों से शराब निकालकर बाजार में ऊंची कीमतों पर बेची जा रही है। बीते वर्ष भी बंद शराब के ठेकों से शराब की बिक्री हुई थी। लाइन है उसके अनुसार जो है जो वाइन शॉप्स हैं वो ओपन की जाएंगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जो सुनिश्चित कराया जाना, और उसके अलावा ये निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक भी सारा चेक किया जाए और उसके अनुसार ही जो है फिर उसके बाद दुकानों को शुरू कराया जाए। तो ये स्टॉक वेरिफिकेशन कल परसों में जो है किया जाएगा। सर, एक शिकायत पिछली बार की भी थी कि कुछ दुकानों से माल गायब मिला था, जिसकी आपने जांच भी कराई थी, तो इस बार क्या होगा सर? देखिए, जो लोग इस तरीके से अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो हमारा आबकारी अधिनियम है और जो नियमावली है उसके अधीन फिर उसमें कार्रवाई लाइन है उसके अनुसार जो है। वह कोरोना काल में बाजार खोलने से व्यापारी वर्ग में नाराजगी है। बाजार खोलने की मांग को लेकर व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट चौक पर सरकार का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। व्यापारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार व्यापारी हितों के लिए गंभीर नहीं है, व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों को उम्मीद थी कि 8 जून के बाद नई गाइडलाइन में बाजार खोलने की छूट मिलेगी, लेकिन सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में बाजार खोलने से संबंधित कोई छूट नहीं मिली है, जिसके कारण व्यापारियों में काफी आक्रोश है। काल में पूरे व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया और व्यापारियों के साथ आम जनता पिस रही है, क्योंकि आवश्यकता की वस्तुएं जनता को मुहैया कराने वाला व्यापारी ही जब परेशान है तो जनता का परेशान होना स्वाभाविक है। और मैं समझता हूं कि व्यापार मंडल ऋषिकेश ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जनता के हित में, व्यापारियों के हित में। और अगर आज भी ये सरकार नहीं चेतती है तो सरकार को वो दिन देखने पड़ेंगे जिसकी उनको कल्पना भी नहीं है। कोरोना और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।